तो लास्ट क्लास में हमने गुडविल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर करा था। इस क्लास में हम गुडविल कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कवर करने वाले हैं। तो उसके भी 3 मेथड्स होते हैं। हम पहले आज एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे इस वीडियो में। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी आपके 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप मेरे साथ लिखो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ठीक है, तो ये होता है आपका गुडविल निकालने का मेथड, फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूले को आप बॉक्स में कवर कर लेना। ठीक है, मैं अभी ऐसे कवर कर रहा हूँ, पूरा ही बॉक्स में डाल देना। तो अब समझते हैं एक एक टर्म इसकी। एक तो एवरेज प्रॉफिट टर्म लिखिए और एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो पहले हम नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज को समझेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या है यहाँ पे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के चलेंगे, ये आपको बाद में काफ़ी काम आएगा अगर हम अच्छे से समझ के चलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स ए फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि विदाउट मेहनत करे, विदाउट कुछ हरकतें करे, हम कितने सालों तक सेम प्रॉफिट कमा पाएंगे बिकॉज ऑफ आर पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स यानी हमारी पिछले सालों की मेहनत, यानी हमारा गुडविल। हमारे गुडविल की वजह से हम कितने सालों तक फर्म सेम प्रॉफिट कमा सकता है, ये एक अनुमान होता है कि कितने सालों तक फर्म सेम प्रॉफिट कमा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। तो अच्छे से समझ के चलना। और ये डेफिनेशन 1 मार्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए इसे याद भी कर लेना, बट समझ के याद करना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आता एवरेज निकालना तो मान लो एक फर्म है, उस फर्म ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में उसने ₹10,000 का प्रॉफिट कमाया, सेकेंड ईयर उसने 15,000 का कमाया, थर्ड ईयर उसने 25,000 का कमाया, फोर्थ ईयर उसने 20,000 का कमाया। तो अब इसकी एवरेज निकालनी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, नॉर्मली भी आपको आता ही होगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसका, हम सम करेंगे 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने नंबर ऑफ ईयर्स था, 1 2 3 4। एक और बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये वाले नंबर ऑफ ईयर्स और ये वाले नंबर ऑफ ईयर्स, ये दोनों अलग टर्म्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ये वाले कितने सालों तक प्रॉफिट, और ये वाली दूसरी टर्म है जो आपको मैंने समझाई है ना। तो कंफ्यूज मत होना। 10,000, 15,000, 25,000, 20,000 डिवाइडेड बाय कितने साल, 1 2 3 4। 70,000 डिवाइडेड बाय 4, 17,500 है ना। तो ये अपना आ जाएगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया। तो ये तो आप बोलोगे कि कितना आसान है, हाँ है आसान, काफ़ी आसान है। बट जो दिक्कत जो आपको टर्म देने वाली है वो है ये नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल जो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में भी करा है, उसका कुछ मीनिंग है यहाँ पे, स्पेसिफिक मीनिंग है। तो उसे एक बार हाईलाइट भी कर लो क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होने वाला है। नॉर्मल का मीनिंग हम यहाँ लिख देते ज़रा। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब समझो। नॉर्मल का यहाँ पे मीनिंग है कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, ये है इधर नॉर्मल का मीनिंग। ठीक है, इसे डब्बे में डाल दो, अच्छे से समझना।
नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स, इसका मतलब है जो फर्म नॉर्मली अपने बिजनेस का जो काम करके गुड्स वुड्स बेच के जो पैसे कमाता है वो आपके आएगा नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। तो अभी हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने वाले हैं कि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको नॉर्मल बिजनेस का मतलब बता देता हूँ। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो बिजनेस ऑपरेटिंग जो करता है, अपना ऑपरेटिंग वर्क करता है, बिजनेस का जो काम करता है, उससे जो प्रॉफिट कमाता है वही रखना है सिर्फ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में। तो ये फॉर्मूला अच्छे से समझना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख लेना मेरे साथ साथ, लिखा पड़ा है, ठीक है। तो अभी समझते हैं पहले। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द ईयर, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, गिवन होगा ये चीज़, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, सीधा का सीधा लिख देना, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, हमें जो एबनॉर्मल लॉस होता है, फालतू का जो लॉस होता है हमारा, मतलब वो बिजनेस लॉस नहीं है, अलग से कुछ लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई गोडाउन में, गुड्स जल गए, तो वो क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो उसे हम ऐड करेंगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, बिजनेस का लॉस नहीं है। बच्चे भूल जाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये अच्छे से याद रखना आप। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी क्या है, अपना एबनॉर्मल लॉस है, इसे भी हम ऐड करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड करते हैं हम, तो वो भी हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस, बिजनेस का लॉस नहीं है वो, तो वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दो आइटम्स को भी हम ऐड करेंगे। पहले समझ लेते हैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग, मान लो कोई भी आइटम है आपकी बुक में, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट है, उसमें कोई भी आइटम है, कोई भी नाम का आइटम मान लो, ठीक है। उसकी एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू है ₹10,000, बट हमने बुक में गलती से लिखी पड़ी है उसकी वैल्यू ₹15,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है वैल्यू उस आइटम की, एक्चुअल वैल्यू ये है बट गलती से हमने बुक वैल्यू में ये लिख दिया, तो ये कौन सा केस हुआ अपना, ओवर वैल्यूएशन का केस हो गया है अपना, ठीक है। अब एक और आइटम है, ये आइटम नंबर 1 था, तो आइटम नंबर 2 है, ठीक है, आइटम नंबर 2 है। अब आइटम नंबर 2 में हमने क्या करना है, आइटम नंबर 2 की एक्चुअल वैल्यू है 15,000, ठीक है, बट हमने बुक में क्या लिखी हुई है, हमने बुक में लिखी हुई है उसकी वैल्यू ₹10,000, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी 15,000 है, बट हमने बुक में गलती से 10,000 लिख दी, तो कम करके लिख दी गलती से, इस केस को बोलेंगे हम अंडर वैल्यूएशन। इसे क्या बोलेंगे हम, अंडर वैल्यूएशन, गलती से वैल्यू कम करके लिख दी गलती से, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख दी गलती से बुक में वैल्यू, तो ओवर वैल्यूएशन, गलती से कम करके लिख दी बुक में वैल्यू, तो अंडर वैल्यूएशन। तो हम ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड करेंगे। अब रट मत लेना, ये मैं बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक तुम्हें 11th में पढ़ा होगा कि क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा अपना प्रॉफिट उतना ही कम होता जाएगा, यानी इन्वर्स रिलेशन होता है ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में, ठीक है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, कुछ ऐसा होता है ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, डेबिट साइड में, है ना, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, या ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से बढ़ा दी, तो हमारा प्रॉफिट गलती से कम हो गया, तो इसलिए उस वैल्यू को ऐड कर देंगे कि हमारा प्रॉफिट ठीक हो जाए। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमने कम करके लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक का उल्टा होता है, क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा, तो हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो हमारा प्रॉफिट गलती से कम हो जाएगा, इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड कर देंगे कि हमारा सही प्रॉफिट हमें मिल जाए, ठीक है। और ये क्या अगला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाला मैं आपको क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा। अभी टेंशन मत लेना कोई, अभी जब हम 3 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको अच्छे से, तो उनसे आप सारी एडजस्टमेंट अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है, अच्छे से, फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी नहीं होता है, बस देखने में बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, वैसे काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में समझेंगे हम। अब नेक्स्ट बताता हूँ, अब नॉर्मल गेन,
जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस को प्लस करा, वैसे ही एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन क्या है? बिजनेस का गेन नहीं है, बिजनेस ने कोई मेहनत नहीं करी, ऐसी फालतू का उन्हें पैसा पड़ा हुआ मिल गया, तो इसे हम माइनस कर देंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? इंश्योरेंस क्लेम मिला, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट मिला, कोई एसेट बेचा महंगे में, अर्थक्विक सेटलमेंट क्लेम मिला, डिविडेंड रिसीव मिला, ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का सीन, वैसे ही यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के लिख दी तो माइनस कर देंगे हम उसे। सिमिलरली अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से कम करके लिख दी तो उसे माइनस कर देंगे। और ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चार्जेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, और पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रिम्यूनरेशन को देनी है पार्टनर को इन फ्यूचर, तो उसे हम माइनस करेंगे। ये बहुत कम दिखता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल करते हुए समझा दूँगा। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हम माइनस करेंगे। कोई भी फ्यूचर का हमारा खर्चा ऑलरेडी तय है, फिक्स्ड है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। और इतनी सारी हरकतें करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपके पास क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, ये सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगी, एक आध आ जाती है, लेकिन वो मुश्किल वाली देते हैं। जैसे बच्चा शायद ये वाली ना पढ़े या ये वाली ना पढ़े, है ना, जो मुश्किल वाली होगी वो आपको पकड़ा देंगे और करके दिखाना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो अभी आप पहले नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने वाले हैं कि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको नॉर्मल बिजनेस का मतलब बता देता हूँ। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो बिजनेस ऑपरेटिंग जो करता है, अपना ऑपरेटिंग वर्क करता है, बिजनेस का जो काम करता है, उससे जो प्रॉफिट कमाता है वही रखना है सिर्फ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में। तो ये फॉर्मूला अच्छे से समझना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख लेना मेरे साथ साथ, लिखा पड़ा है। ठीक है, तो अभी समझते हैं पहले। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द ईयर, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, गिवन होगा ये चीज़, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा, सीधा का सीधा लिख देना। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, हमें जो एबनॉर्मल लॉस होता है, फालतू का जो लॉस होता है हमारा, मतलब वो बिजनेस लॉस नहीं है, अलग से कुछ लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई गोडाउन में, गुड्स जल गए, तो वो क्या होगा? हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो उसे हम ऐड करेंगे, उसे हम ऐड करेंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, बिजनेस का लॉस नहीं है। बच्चे भूल जाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये अच्छे से याद रखना आप। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी क्या है? अपना एबनॉर्मल लॉस है, इसे भी हम ऐड करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट पेड करते हैं हम, तो वो भी हमारा क्या है? एबनॉर्मल लॉस, बिजनेस का लॉस नहीं है वो, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दो आइटम्स को भी हम ऐड करेंगे। पहले समझ लेते हैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग, मान लो कोई भी आइटम है आपकी बुक में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट है, उसमें कोई भी आइटम है, कोई भी नाम का आइटम मान लो। ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू है ₹10,000, बट हमने बुक में गलती से लिखी पड़ी है उसकी वैल्यू ₹15,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है वैल्यू उस आइटम की। एक्चुअल वैल्यू ये है, बट गलती से हमने बुक वैल्यू में ये लिख दिया, तो ये कौन सा केस हुआ? अपना ओवर वैल्यूएशन का केस हो गया है अपना। ठीक है, अब एक और आइटम है, क्या आइटम नंबर 1 था, तो आइटम नंबर 2 है। ठीक है, आइटम नंबर 2 है। अब आइटम नंबर 2 में हमने क्या कर रहा है? आइटम नंबर 2 की एक्चुअल वैल्यू है 15,000। ठीक है, बट हमने बुक में क्या लिखी हुई है? हमने बुक में लिखी हुई है उसकी वैल्यू ₹10,000, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी 15,000 है, बट हमने बुक में गलती से 10,000 लिख दी, तो कम करके लिख दी गलती से। इस केस को बोलेंगे हम अंडर वैल्यूएशन। इसे क्या बोलेंगे हम? अंडर वैल्यूएशन, गलती से वैल्यू कम करके लिख दी, गलती से। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख दी गलती से बुक में वैल्यू, तो ओवर वैल्यूएशन, गलती से कम करके लिख दी बुक में वैल्यू, तो अंडर वैल्यूएशन।
तो हम ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड करेंगे। अब रट मत लेना, ये मैं बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक तुम्हें 11th में पढ़ा होगा कि क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा अपना प्रॉफिट उतना ही कम होता जाएगा, यानी इन्वर्स रिलेशन होता है ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में। ठीक है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, कुछ ऐसा होता है ना आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? डेबिट साइड में, है ना। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, या ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। तो हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से बढ़ा दी तो हमारा प्रॉफिट गलती से कम हो गया, तो इसलिए उस वैल्यू को ऐड कर देंगे कि हमारा प्रॉफिट ठीक हो जाए। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमने कम करके लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक का उल्टा होता है। क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा। तो हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो हमारा प्रॉफिट गलती से कम हो जाएगा। इसलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड कर देंगे कि हमारा सही प्रॉफिट हमें मिल जाए। ठीक है, और ये क्या अगला? कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वाला मैं आपको क्वेश्चन करते हुए समझाऊंगा। अभी टेंशन मत लेना कोई, अभी जब हम 3 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको अच्छे से, तो उनसे आप सारी एडजस्टमेंट अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अच्छे से। फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी नहीं होता है, बस देखने में बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, वैसे काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में समझेंगे हम। अब नेक्स्ट बताता हूँ, एबनॉर्मल गेन। जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस को प्लस करा, वैसे ही एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। एबनॉर्मल गेन क्या है? बिजनेस का गेन नहीं है, बिजनेस ने कोई मेहनत नहीं करी, ऐसे ही फालतू का उन्हें पैसा पड़ा हुआ मिल गया, तो इसे हम माइनस कर देंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? इंश्योरेंस क्लेम मिला, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट मिला, कोई एसेट बेचा महंगे में, अर्थक्विक सेटलमेंट क्लेम मिला, डिविडेंड रिसीव मिला, ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का सीन, वैसे ही यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के लिख दी तो माइनस कर देंगे हम उसे। सिमिलरली अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से कम करके लिख दी तो उसे माइनस कर देंगे। और ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चार्जेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, और पार्टनर्स एक्सपेक्टेड रिम्यूनरेशन को देनी है पार्टनर को इन फ्यूचर, तो उसे हम माइनस करेंगे। ये बहुत कम दिखता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल करते हुए समझा दूँ। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हम माइनस करेंगे। कोई भी फ्यूचर का हमारा खर्चा ऑलरेडी तय है, फिक्स्ड है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। और इतनी सारी हरकतें करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपके पास क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब कोई ऐसा डरने की बात नहीं है, ये सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगी, एक आध आ जाती है, लेकिन वो मुश्किल वाली देते हैं। जैसे बच्चा शायद ये वाली ना पढ़े या ये वाली ना पढ़े, है ना। जो मुश्किल वाली होगी वो आपको पकड़ा देंगे और करके दिखाना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो अभी आप पहले नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम साथ मिलकर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब वापस से बता देता हूँ। देखो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब वो है कि जो बिजनेस अपनी मेहनत से जो पैसा कमाता है वही आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा। जो फालतू की उसकी इनकम आ रही है वो इसमें नहीं काउंट की जाएगी, जो फालतू के उसके लॉसेस हो रहे हैं वो इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। ये आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, तभी आप एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर पाओगे। कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट भी होगी तो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इधर क्या देखा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 2 years परचेज, एट 2 years परचेज। तो ये जो 2 years परचेज है, ये आपका कौन सा परचेज है? सोचो और एक बार कमेंट में आंसर लिखो। ठीक है, मैं वैसे बताता हूँ आपको। 2 years परचेज आपका, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज है। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होगा, 2 years परचेज है, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज आपका। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, लास्ट 3 years का मतलब ये 3 ईयर दे रखे हैं इसने हमें, इनकी बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज आप ऐसे फाइंड कर लोगे क्वेश्चन में, वो ऐसे ही दिया होगा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो ये जो 2 years परचेज है जिसके सामने ऐसा आएगा 2 years परचेज, वो आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 में क्या देखा हमें? 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। पहले आप ये ढांचा सा बना देना। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। ईयर लिखेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे, एडजस्टमेंट लिखेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, तो 2019 में हमें प्रॉफिट दे रखा है ₹1 लाख। कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें?
1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। हमने अभी पढ़ा कि एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हुए हम एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं। ये हमारी फालतू की इनकम है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो 10,000 है इसे हम ब्रैकेट लगा के इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, लगाया मैंने ब्रैकेट, तो 1 लाख माइनस 10,000 रुपीज़ 90,000 आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, है ना। तो 2020 में कितना दे रखा है, रुपीज़ 1,10,000, रुपीज़ 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। हमने एबनॉर्मल लॉस का क्या पढ़ा है कि एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल बिजनेस का लॉस नहीं होता, ये ऐसी फालतू का लॉस है, तो हम इसे प्लस कर देंगे। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है, फिर कोई भी एडजस्टमेंट आए आप कर लोगे। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो 1,10,000 इसमें हम क्या प्लस करेंगे, अब नॉर्मल लॉस अपना रुपीज़ 20,000 लिखा है वो, तो प्लस 20,000। ठीक है, तो 1,10,000 में 20,000 मिलाऊंगा तो 1,30,000 आ जाएगा अपने पास। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे यार। 2021 में कितना देखा है, 85,000। प्रॉफिट कितना देखा है, 85,000 इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम ऑफ रुपीज़ 5,000। तो मैंने आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या समझाया है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब है जो बिजनेस अपनी बिजनेस वाले काम को करके जो पैसा कमा रहा है वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होगा। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है हमें, नॉन बिजनेस इनकम, यानी ये बिजनेस की इनकम नहीं है, बिजनेस ने कुछ मेहनत नहीं करी इसके लिए, इसे ऐसे ही पड़े हुए मिल गए 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये का क्या करेंगे हम, दिमाग लगाओ क्या करेंगे इसका, इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आपके माइंड में बस क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, माइंड में बस क्लैरिटी रखना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब पता है तो सब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 000 आ गई, ये 0 आ गया, 9 3 12 12 8 20, 2 आ गया, 2 1 3, 3 लाख हो गया है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट लिख देना बस, एवरेज प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 3 लाख दे रखा है, हमने सम तो कर ही लिया ना। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो याद रखो भाई, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और ये नंबर ऑफ ईयर्स पता है ना। ठीक है, तो 3 लाख हमारा सम यहाँ पे 3 लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, रुपीज़ 1 लाख का आ गया, है ना भाई। एवरेज प्रॉफिट रुपीज़ 1 लाख का आ गया, इतना आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट। अब क्या चीज़ निकालनी है हमें, हमें तो गुडविल निकालना है ना। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, सर गुडविल निकाल के दिखाओ, हम क्या एवरेज प्रॉफिट निकाल दें, है ना। तो गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ये होता है आपका गुडविल का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने क्वेश्चन से अभी निकाला था, दैट इज 2 ईयर्स परचेज, 2 यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, और एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 1 लाख आ रहा है। तो जो अपना गुडविल आ जाएगा वो रुपीज़ 2 लाख का आ जाएगा, रुपीज़ 2 लाख का आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू रुपीज़ 2 लाख। ठीक है, तो आप समझ गए होगे क्या करा हमने इस क्वेश्चन में। तो देखो मेन चीज़ यही है, आपको जो चीज़ मतलब अच्छे से समझनी है एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस के लिए, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन के लिए, कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है। मैं वापस से बता रहा हूँ, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब वो है जो बिजनेस अपनी मेहनत से जो पैसा कमाता है, बिजनेस वाला काम करके जो पैसा कमाता है, वो आएगा आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में। जो ये फालतू के लॉसेज ये ले रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, वो ऐड हो रहे हैं इसलिए इसमें। ठीक है, और ऐसी जो फालतू के जो इसके गेन्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो अच्छे से समझना है बिजनेस प्रॉफिट का मतलब, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब क्या है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम ये वाला एग्जांपल ट्राई करने वाले हैं। ये मतलब एकदम अच्छा एग्जांपल है, इससे आपकी सारी एडजस्टमेंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
ट्राई करते हैं। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज, यानी उसने हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दी है, कितनी है वो 3 years। तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुडविल इज इक्वल टू 3 into एवरेज प्रॉफिट, है ना, ये हो जाएगा अपना गुडविल का फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो उसने दे दी है और वो हमेशा क्वेश्चन में होगी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हमें ये 4 साल की प्रॉफिट दे रखी है, हमें इसकी एवरेज प्रॉफिट निकालना है और साथ में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी है। ये एडजस्टमेंट से पहले हम इन्हें साफ़ करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा फिर उसका एवरेज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें 4 साल दे रखे हैं, तो हम इनके प्रॉफिट ऐसे पहले लिख लेंगे। 31 मार्च 2015 यानी ये वाला ईयर, इस ईयर का कितना दे रखा है हमें 22,000। 2015-16 यानी ये वाला ईयर, इसका दे रखा है हमें लॉस। ये ब्रैकेट जब भी हो इसका मतलब है लॉस, ब्रैकेट का मतलब लॉस है, आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे ऐसे 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें देखा है 31 मार्च 2017 का 5,000 और इस साल का दे रखा है हमें 20,000। ठीक है, अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, तो पहले आपको क्या करना है, ये जो साइड वाली एडजस्टमेंट होगी ना, उन्हें आप पहले निपटा देना अच्छे से। ठीक है, तो हमें इन 2 साल की दे रखी है, यानी ये बीच वाले साल ने। तो इनको देखते हैं, पहले ये वाली देखते हैं, ऊपर वाली। इट इंक्लूड्स लॉस बाय अर्थक्वेक ₹3,000। हमें पता है लॉस बाय अर्थक्वेक कैसा लॉस होता है अपना, एब नॉर्मल लॉस होता है। एब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, और ये वाले ईयर की बात कर रहा है, तो हम इस पर प्लस कर देंगे 3,000। कितना प्लस करेंगे 3,000। एब नॉर्मल लॉस को हम करते हैं ऐड, ये वाले ईयर की बात हो रही है, तो इधर एडजस्टमेंट में हम प्लस कर देंगे 3,000। अब ये वाले ईयर की बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इट इंक्लूड्स डिविडेंड पेड 5,000। ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर देख लो। डिविडेंड पेड क्या होता है अपना, एबनॉर्मल लॉस होता है। यहाँ मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा में, डिविडेंड पेड अपना एबनॉर्मल लॉस होता है। तो डिविडेंड पेड क्या होता है अपना, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो 2015-16 की बात कर रहा है, यानी ये वाली ईयर की बात कर रहा है वो, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5,000। डिविडेंड पेड अपना एबनॉर्मल लॉस होता है। अब ये वाली एडजस्टमेंट आपको एकदम अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसी में बच्चे फंस जाते हैं। तो हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2017-18 इज अंडर वैल्यूड। तो इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, स्टॉक ऑफ 2017-18, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ इस ईयर 2017-18 का क्या है अपना, अंडर वैल्यूड है बाय 3,000। और हमने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे, तो पहले हमें जिस ईयर का दे रखा है उसमें ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, उसे हम माइनस कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, ये वाली ईयर की बात हो रही है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 3,000। ये कर दिया माइनस। तो अब यहाँ समझो, ओपनिंग स्टॉक बोल रखा है हमें 31 मार्च 2018 का, मतलब इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। ये हमारी डेट ये भी होगी ना 1/4/17, है ना। ये हमारा कौन सा पीरियड की बात हो रही है, 2017-18 वाले ईयर की बात हो रही है ना। तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक क्या है, 2017-18 का ओपनिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है 3,000 से, अंडर वैल्यूड है ना, 3,000 से अंडर वैल्यूड है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो इस साल का क्लोजिंग भी तो रहा होगा, पिछले वाले साल का वो क्लोजिंग भी तो रहा होगा ये वाले साल का, यानी जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहीं से तो आता है, यहीं से ओपनिंग स्टॉक आता है ना। तो जो ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल का अंडर वैल्यूड होगा, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक का। तो यानी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, कितने से, 3,000 से। वापस समझो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2017-18 इज अंडर वैल्यूड बाय 3,000, यानी जो ये वाला ईयर अपना 2017-18, इसका जो ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2017 का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है बाय 3,000। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तो रहा होगा ना, तभी तो वो यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक, है ना। जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तो इसका मतलब है जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो भी अंडर वैल्यूड है बाय 3,000। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो भी अंडर वैल्यूड है बाय 3,000। तो ये आपको अच्छे से चेक करते हुए चलना है कि कहीं 2 एडजस्टमेंट तो नहीं छुपी हुई एक ही एडजस्टमेंट के अंदर, इसमें फंस जाते हैं बच्चे।
तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है अपना, पिछले साल का अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक की तो हमने कर ली यहाँ पे माइनस, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है उसे हम प्लस करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं। तो 21 साल की बात हो रही थी, 2016-17, उसमें हम प्लस कर देंगे 3000। सिमिलरली ये देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014-15 इज अंडर वैल्यूड। 14-15 यानी ये वाले साल की बात हो रही है। इसका अगला साल भी बना देता हूँ कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। 15-16 है ना। तो इस साल की बात हो रही है, इसमें क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 4000। क्लोजिंग स्टॉक यानी ये वाला स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक अपना अंडर वैल्यूड है बाय 4000। अंडर वैल्यूड है 4000 से क्या करते हैं, उसे ऐड करते हैं। तो हमने पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट कर ली, उसे ऐड कर दिया इस ईयर में प्लस 4000। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है बाय 4000। और ओपनिंग स्टॉक जब अंडर वैल्यूड होता है उसे हम क्या करते हैं, माइनस। तो हम माइनस कर देंगे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक 2015-16 यानी ये वाला -4000। ये कर देंगे। ये एडजस्टमेंट आपको एकदम अच्छे से समझनी है क्योंकि यहीं पे बच्चा फंस जाता है। ठीक है, अब तीसरी समझते हैं, ये वाली और इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम डॉट लगा देना। तो क्या है, अ मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017, यानी ये वाले अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ 2017-18 की। 2017-18 वाले अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है। मशीन का परचेज करी हमने 1 अक्टूबर 2017 को, है ना। 1 अक्टूबर 2017 यानी यहाँ बीच में रहा होगा कहीं, 1 अक्टूबर 2017 यहाँ बीच में रहा होगा, है ना। तो अब समझते हैं, अ मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर दिस रुपीज़ इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मशीन परचेज क्या होता है अपना, मशीन परचेज होता है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटा माल खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अपना, है ना। और हमने इसके जिसमें पढ़ी थी, इसे हम ऐड कर देते हैं। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हम ऐड कर देंगे, है ना। तो इस अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है ये, तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 70,000। ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है वो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें बस डेप्रिसिएशन निकालनी है। मैं यहाँ पे आपको आराम से दिखा देता हूँ। डेप्रिसिएशन अपनी हो जाएगी, 1 अक्टूबर को खरीदी यानी 6 मंथ्स के हिसाब से हो गया, 6/12 इंटू कितना परसेंट, 10% हो गया। डेप्रिसिएशन पड़ी भी होगी आपने 11th में, है ना। 10% हो गया, और इंटू आपकी मशीनरी कितनी की है, 70,000 की। तो इसे आप जब निकालोगे ₹3500 आएगी। 10% 7,000 1/2, हाँ 3500 आ देगी आपकी डेप्रिसिएशन। तो 3500 डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आपका नॉर्मल एक्सपेंस होता है, नॉर्मल नॉन कैश एक्सपेंस होता है आपका डेप्रिसिएशन। तो इसे आप नॉर्मली माइनस कर दोगे, इधर ये वाले अकाउंटिंग पीरियड से माइनस कर दोगे। तो आप एक और बार अच्छे से समझ लो, डेप्रिसिएशन जो होगी अपनी वो नॉर्मली माइनस होगी, और जब हम मशीनरी जो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ट्रीट कर दिया, तो उसे हम ऐड कर देंगे, जो हमने यहाँ एडजस्टमेंट में पढ़ा भी था कि ये क्या होगा, ऐड होगा, है ना। तो हमने इसे 70,000 को ऐड कर दिया, और जो डेप्रिसिएशन थी अपना नॉर्मल एक्सपेंस उसे हमने माइनस कर दिया। अब इसे हम प्लस माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 26,000। और ये क्या अपना लॉस है, ये अपना लॉस है। पहले यहाँ पे देखो 5,000 माइनस 4,000 1,000 हो गया। 1,000 पॉजिटिव में है, ये -10,000 है, यानी 9,000 का एक और लॉस हो जाएगा। अब इसे बस ऐसे ब्रैकेट को हटा के माइनस रख लेना, ऐसे माइनस रख के आप कर लेना, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, और जो आएगा आप लिख देना। ठीक है, तो ये 5,000 माइनस 4,000 1,000 एंड -10,000 प्लस 1,000 -9,000। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। 5,000 प्लस 3,000 8,000 8 3 11,000। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे ना। 20,000 प्लस 70,000 90 माइनस 3 87 87 माइनस 3 84 माइनस 500 83,500। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप जब टोटल करोगे तो आपको याद आएगा ₹1,01,000 11,500। फिर आप गुडविल निकाल दोगे तो 83,625 आ जाएगा।
ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। तो एक बार मैं आपको फाइनल सब एडजस्टमेंट शॉर्ट में बोल के बता देता हूँ कि क्या है, आपको एकदम फिट कर लेना अपने दिमाग में, ठीक है। तो पहला क्या है, हमें लॉस बाय अर्थक्वेक दिखा, लॉस बाय अर्थक्वेक क्या है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया सीधा इस ईयर में, है ना। अगला क्या है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पेड क्या है अपना, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करा, उसे ऐड कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक क्या अपना, अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक, तो उसे क्या करते हैं, माइनस, तो उस पीरियड में तो हमने माइनस कर दिया, है ना। तो ये जो अपना ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तो रहा होगा ना, इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, अंडर वैल्यूड है। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसे हम ऐड कर देते हैं, तो पिछले साल में हमने 3000 ऐड भी कर दिया, ठीक है। अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज अंडर वैल्यूड बाय दिस, तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ऐड करते हैं, तो हमने उस पीरियड में तो ऐड कर दिया, है ना। बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रहेगा या रहा होगा, है ना, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा वो, तो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है, तो नेक्स्ट ईयर में हमने -4000 कर दिया, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है। अब क्या है, मशीनरी परचेज ऑन दिस अक्टूबर फॉर दिस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ट्रीट करा, तो हमसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमने इसलिए उसे यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना। और इसने डेप्रीसिएशन बोली, हमने डेप्रीसिएशन निकाली, 6 मंथ्स की निकलेगी क्योंकि अक्टूबर में परचेज करा था, तो डेप्रीसिएशन जितनी निकली वो अपना नॉर्मल एक्सपेंस है, तो उसे हम नॉर्मली माइनस कर देंगे, है ना। नॉर्मली माइनस करा, कैलकुलेशन करी और अपना आंसर आ गया। तो ये सारी एडजस्टमेंट अपने आप में एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना, लिख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना 2-3 बार, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इस पेज के सारे, वीडियो पॉज करके कर लेना या अपनी बुक से कर लेना। और ये 12th क्वेश्चन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको, और आपके पास अपनी कोई बुक हो तो आप उससे भी जितने भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम नेक्स्ट में करेंगे तो वो छूना नहीं अभी, ठीक है। चलो फिर बाय।